गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो मेन जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको इतने जो और सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, ताकि आपका जो इसके जो कंसेप्ट हैं वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर हम बात करें जो डायनेमिक्स की हम बात करें, देखिए गति यानी मोशन के बारे में हमने इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे भी हमने पढ़ा हुआ है। चाहे हमने लीनियर मोशन की बात करी हो, चाहे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी हो, चाहे हमने सर्कुलर मोशन की बात करी हो, हमने वहाँ पर कभी भी उसके पीछे का कॉज नहीं जाना। हमने जो उसके पीछे का कारण है उस कारण को हमने नहीं जाना। ठीक है, तो उस तरीके का जो आपका गति विज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। लेकिन जहां पर हम जो कॉज है, जो कारण है, उस गति के पीछे जो आपका कारण है, अगर उस कारण को हम जानना चाहेंगे या ऐसी स्टडी जहां पर हम मोशन की पीछे के कारण को जानेंगे तो उसको बोलते हैं हम डायनामिक्स। यही अंतर होता है। अभी भी हम आपका जो है मोशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपका क्या था, काइनेमेटिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डायनामिक्स, गति की पढ़ेंगे, उसके पीछे का कारण पढ़ेंगे। इन जनरल किसी भी मोशन के पीछे जो कारण होता है वह होता है फोर्स, बल। अब बल क्या होता है, अगर आप लिखना चाहें तो आप बल की जो डेफिनेशन है उस बल की डेफिनेशन को लिख सकते हैं, फोर्स इज पुश और पुल। बस फोर्स क्या है, बल क्या है, धक्का है या खिंचाव है। या तो आप धक्का देंगे या आप उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो आपका क्या है, बल है। ठीक है, उस बल के बारे में हम डिटेल में फिर आगे जानेंगे, लेकिन बल ही है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में आपका मोशन है या वो बॉडी आपकी रुकी हुई है। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, ये अभी स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि इस पे जो अगर हम इस पे बताएं, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूं ऐसे ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करेगी, पुल करेगी। अर्थ अपनी तरफ क्या खींचेगी, अर्थ अपनी तरफ उसको खींचेगी, तो बल लगा रही है। लेकिन मेरा हाथ भी तो एक फोर्स लगा रहा है जो उसको रोके हुए है, वो केवल फोर्स इसी के बराबर लगाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा पत्थर रख दूं, क्या मेरा हाथ उसको सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या कारण निकला, वो कारण निकला बल का। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको फेंकूं तो ये थोड़ी दूर तक तो जाएगा। मैंने फेंका, मतलब क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो वो हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और चलते हैं, हम बात करते हैं जो पुराने दार्शनिक वगैरह होते थे। ठीक है, अरस्तु की अगर हम बात करें, एरिस्टोटल, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी मोशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक फोर्स चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसके बाद आपके गैलीलियो आते हैं। हालांकि जो आपका अरस्तु वाले में था कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, फिर आपका गैलीलियो आए। गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई बॉडी मूविंग है, अगर कोई वस्तु चलायमान है तो वो चलायमान ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु आपकी रुकी हुई स्थिति में है तो वो हमेशा रुकी हुई स्थिति में रहेगी। अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा, गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने कहा इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन, और इट इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट। अगर वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, अगर वो स्थिर है, रुकी हुई है, तो वो आपका रुकी हुई रहेगी। बस यहां तक उन्होंने आपका बताया था। ठीक है, और उन्होंने इसको जो दिया था वो किस वजह से ऐसा था, उन्होंने बोला था जड़त्व के बारे में। ये किस वजह से होता है कि अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, वो जड़त्व की वजह से है। अब इसके बाद जो सबसे मेन जो हमारा टॉपिक है, न्यूटन जब आए, न्यूटन ने गैलीलियो का ही जो ये रूल था जड़त्व का, इसी को और अपग्रेड कर दिया। बस उसने एक और लाइन जोड़ दी कि जब तक कि उस पर एक बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन ने आपका जो पहला लॉ था वो यही दिया, क्या, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, तो वो स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु चलायमान है तो वो चलायमान रहेगी, जब तक कि उस पर एक बाह्य बल यानी एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। गैलीलियो ने केवल उतना ही बताया, रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चली रहेगी। उसके पीछे जो आपका जोड़ा, वो फोर्स किसने जोड़ा, वो आपका किसने जोड़ा, वो आपका न्यूटन ने जोड़ा। ये आपका कौन सा लॉ है, ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं।
सेकंड वाले लॉ में क्या आता है, सेकंड वाले लॉ में जो आपका ये फोर्स है, डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड वाला लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ जो आपकी फोर्स की वैल्यू है, फोर्स कितने के बराबर होगा भैया, ठीक है, कितना फोर्स लगाना है कि अगर मेरे को एक बहुत बड़ा ट्रक रोकना है तो मेरे को कितनी ताकत लगानी है, मेरे को इसको रोकना है तो कितनी ताकत लगानी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये ऐसे मेरे हाथ को कुछ तो फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, नीचे से ऊपर को, उसको जो अर्थ का जो पुल है, अर्थ के पुल के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है। अगर इसमें बड़ा सा पत्थर रख दें तो क्या मेरा हाथ उसको सहन कर पाएगा, या कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो फोर्स की वैल्यू तो कुछ होनी चाहिए, वो आपको सेकेंड लॉ बताता है। थर्ड लॉ जो है वो आपका एक्शन रिएक्शन का है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। हमेशा क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मेजरमेंट में, सेम क्वांटिटी में, तो वो आपका थर्ड लॉ है, ठीक है। तो हमको तीन यहाँ पे पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इनके क्या आते हैं, एग्जाम्पल से आते हैं, मतलब इनके पीछे के जो आपके सर्टेन से जो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक मैंने आपसे क्वेश्चन खैर पहले भी सर्कुलर मोशन में पूछा हुआ है, एक रस्सी में आपने एक पत्थर बांधा हुआ है, रस्सी को आप घुमा रहे हैं और अचानक से रस्सी टूट जाए तो वो जो पत्थर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो पत्थर हमेशा आउटवर्ड टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर यहीं पे एक सेकंड लॉ में आपका आता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कौन सा, कि अगर एक क्रिकेटर है, वो फील्डर है, वो बॉल को कैच कर रहा है, तो बॉल को कैच करने के लिए वो अपना हाथ कहाँ को खींचता है, वो अपना हाथ पीछे की तरफ को खींचता है, तो वो ऐसा क्यों करता है। फिर आता है कि जो नाव चला रहा है या जो तैराक है वो कौन से नियम के आधार पर आपका काम करता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। आपको साथ में एमसीक्यू भी करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। थ्योरी तो इतनी ही है, थ्योरी भी आपका ऐसी चलेगी, लेकिन जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल से बन के आते हैं, ठीक है। ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट, हमने फोर्स की आपकी डेफिनेशन पढ़ ली है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। यानी यह किसी वस्तु पर एक धक्का या खिंचाव है जो उस पिंड में त्वरण उत्पन्न करता है जिस पर वह कार्य करता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है फोर्स की, वो फोर्स की यूनिट आपकी क्या होती है, फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज जो आप है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, हालांकि ये डायमेंशन में भी हम पढ़ चुके हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। जो न्यूटन है ये आपका एसआई सिस्टम में है और जो डाइन है ये आपका सीजीएस सिस्टम में है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके जो हैं वो एमसीक्यू बन के आते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब जो ये फोर्स है ये क्या क्या कर सकता है किसी भी एक बॉडी में, किसी भी एक पिंड में। तो सबसे पहले जो फोर्स है वो फोर्स आपका उस बॉडी की स्पीड को बदल सकता है। जो ये फोर्स है वो उस बॉडी की स्पीड को बदल सकता है। यानी अगर वो आपका बॉडी चल रही है तो उस बॉडी का अगर कुछ वे, अगर हम मान के चले कि 10 मीटर पर सेकंड है तो उसको वो रोक के 0 मीटर पर सेकंड भी कर सकता है। अगर पहले 0 मीटर पर सेकंड है यानी स्थिर है तो उसको वो बढ़ाता है। जैसे हम चलती फुटबॉल को अगर मारें तो आपका उसमें क्या हो जाएगी, एक स्पीड आ जाएगी। सेकंड, जो ये फोर्स है ये आपका उसकी गति की दिशा को बदल सकता है। अगर बॉडी आपकी इस तरीके से फ्रंट को जा रही है, यहाँ से वो उसको चेंज करके दूसरी जगह को भेज सकता है। तो ये फोर्स आपका ये काम कर सकता है। थर्ड जो है वो है फोर्स जो है वो उस बॉडी के शेप को, उस बॉडी का जो आकार है, उस बॉडी के आकार को आपका क्या करता है, उस बॉडी के आकार को आपका बदल सकता है, ठीक है। ये जो फोर्स है बेसिकली अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में आपके 3 तरीके के फोर्स होते हैं। सबसे पहला फील्ड फोर्स यानी क्षेत्र बल, दूसरा फोर्स है कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, तीसरा है जो अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, अन्य बॉडी से, अन्य पिंड से संबंध है। क्षेत्र बल यानी फील्ड फोर्स की बात करें तो ये फील्ड फोर्स होते क्या हैं, इनके बीच आपका किसी भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। दो बॉडी के बीच में आपका कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, वो आपका कॉन्टैक्टलेस फोर्स होते हैं, तो इनको हम आपका क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं। साथ में इसमें जो आपका भार है, किसी भी उसका वेट जो है वो भी आपका किस कैटेगरी में आता है, वो भी आपका फील्ड कैटेगरी में आता है, फील्ड फोर्स की कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम से ही पता लग रहा है, जब दो वस्तुएं, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आई और संपर्क में आने पर वो समान और विपरीत बल यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर लगाती हैं, तो ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बलों को हम संपर्क बल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बलों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बलों को हम संपर्क बल बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है नॉर्मल रिएक्शन और एक आता है आपका फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो वो किस पे लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब होता है 90 डिग्री। वो कितना लगाएगा, जैसे ये है वेट आपका नीचे को लगा, तो नॉर्मल आपका कहाँ को लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ को लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, अगर कोई वस्तु आपका जो, अगर कोई सरफेस आपका स्मूथ प्लेन हो तो वहाँ पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन आपका कम होता है, लेकिन जहाँ पे जो आपका खुरदुरा हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, तो वहाँ पर आपका फ्रिक्शन आपका काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन आपका होता है। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं हैं अगर उनमें हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लंब प्रतिक्रिया बोलते हैं, दूसरा आपका होता है फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं आपका घर्षण। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम चलिए यहाँ पे एक हल्का सा ले ले, ठीक है, एक बॉडी ये है, इस पे नॉर्मल कहाँ को काम करेगा, ऊपर की तरफ को काम करेगा, जो फ्रिक्शन है वो इधर की तरफ काम करेगा, तो इस पे जो कुल बल है वो F1, वो कितना होगा, F1 की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं क्या, व्हाट इज F1, दोबारा से समझिएगा, एक बॉडी ये है, उस पर नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उस पर इधर को लगेगा, तो F1 की वैल्यू बताइए, और दोनों बल आपके परस्पर लंबवत हैं। देखिए आपको वो वेक्टर वाला जो है, वो वेक्टर वाला याद करना है, तो वेक्टर वाला आपको क्या है याद करना है, तो उससे आपका क्या आएगा, जो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर एफ एस स्क्वायर, इसको मैं F लिख देता हूँ केवल, ये n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये जो है ये कुल मिला के इसमें आपका जो है यहाँ पर बल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में यहाँ पे चीजें आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। ठीक है, इसके अंतर्गत में जैसे आपका कौन सा आता है, जैसे जो डोरी में आपका तनाव, डोरी वाले जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है, आपका कितना आपका उसमें टेंशन है, किसी पे आपने लटकाया हुआ है, फिर आपने इसी तरीके के कुछ जो स्प्रिंग वाले पड़े होंगे, स्प्रिंग फोर्स जो होता है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू कितना होता है, -kx, अभी लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखाते, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, kx। यहीं से आपने कुछ पुली वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने देखे होंगे। तो ये जो है ये पूरा कुल मिला के बलों का आपका जो टाइप्स हैं, फील्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। ओके, अब हम चलते हैं, जो टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने आपके कितने लॉ दिए थे, न्यूटन ने आपके जो हैं वो 3 लॉ दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless a net external force acts on it। इतना उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा। ठीक है, ये यहां तक तो आपका पहले गैलीलियो वगैरह ने भी बताया था। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे फोर्स वाला बताया, वो फोर्स वाला किसने बताया, वो फोर्स वाला आपका न्यूटन लेके आए। मतलब अगर किसी वस्तु पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सीलरेशन भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहीं पे कभी कभार क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि इस नियम को आपका और क्या कहते हैं, तो इस नियम को आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो न्यूटन का पहला नियम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज हमको और पता लगती है कि कोई भी जो वस्तु है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है।
वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे वो आप जैसे उस पर बाह्य बल लगाएंगे, वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। और यहीं से जो आपका डेफिनेशन बन के आती है वो किसको परिभाषित करता है, वो आपका फोर्स को परिभाषित करता है। यह नियम बल को क्या करता है, यह नियम फर्स्ट लॉ आपका फोर्स को परिभाषित करता है। वैल्यू आपकी सेकंड से भले ही निकले, लेकिन जो परिभाषित करने का काम है वो आपका कौन आता है, वो आपका फर्स्ट लॉ से आपका बन के आता है। अब जो ये जड़त्व का नियम है, ये आपका जो जड़त्व है, इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया आपका मास पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया आपका द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका इनर्शिया है उतना ज़्यादा आपका द्रव्यमान होगा। जैसे एक छोटे से जो एक टॉय कार है, इसको हिलाना बहुत आसान है, जबकि एक आपका जो बड़ा ट्रक है उसको आपका, या बड़ी जो कार है उसको हिलाना आपका थोड़ा क्या है, टफ है, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, तो क्वेश्चन बन भी सकता है आपका। ओके, उसके बाद जो आपका जड़त्व का जो नियम है या जड़त्व जो है, इसको हम तीन पार्ट में आपका डिवाइड कर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी स्थिर जड़त्व का नियम, गति जड़त्व का नियम, दिशा जड़त्व का नियम। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्थिर जड़त्व मतलब आपकी बॉडी जो है वो रुकी हुई है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, उन एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल आपके आगे इस तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो इनर्शिया जो ऑफ रेस्ट है। ठीक है, शायद यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसी में हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप याद करेंगे। ठीक है, तो एक क्या है, एक गिलास के ऊपर एक कागज में इस तरीके से आपका सिक्का रखा हुआ है। अचानक से अगर आप हटाते हैं तो जो सिक्का है वो कागज के साथ नहीं जाता है, वो बल्कि अपनी इनर्शिया के कारण कहाँ गिर जाता है, अपनी इनर्शिया के कारण उस गिलास के अंदर गिर जाता है। ठीक है, ये आपका किस लॉ के कारण हुआ, ये पहले लॉ के कारण हुआ। एक साइकिल चल रही है, साइकिल सवार चल रहा है, अचानक से ठोकर लगी, साइकिल तो रुक गई, लेकिन वो जो साइकिल सवार है अपने जड़त्व के कारण, क्योंकि उसका जो मास है वो आगे की तरफ को आ रहा है, तो वो आगे की तरफ को गिरता है। ठीक है, ये बॉडी आपकी रुकी हुई है, इस पे आपने किक मारी तो बॉडी आपकी आगे को बढ़ गई, इसमें कुछ फोर्स है। लेकिन उसके अगर आप फिर से नेट लगा दें तो उसका जो नेट फोर्स है उसका वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, अगला ये है, अब एक गाड़ी आपकी चल रही है, गाड़ी चलने से क्या होगा, मतलब सॉरी, गाड़ी आपका रुकी हुई है, पहले ये स्टेशनरी कंडीशन में है। जैसे ही गाड़ी अचानक बढ़ी तो ये पांव तो इसके संपर्क में रहते हैं, ये आगे को चले जाते हैं, लेकिन जो ये अपर बॉडी पार्ट है ये आपका हवा में होता है, तो ये कहाँ को आ जाता है, पीछे आ जाता है। यही आपका कौन सा वाला है, स्थिर जड़त्व का नियम। तो क्वेश्चन क्या बन के आता है, क्वेश्चन बन के आता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी स्थिर है, अचानक से गाड़ी में आपका अचानक से गाड़ी आपकी चलती है, तो जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो कहाँ को जाएगा, आगे को, पीछे को, स्थिर रहेगा, तो वो कहाँ को जाएगा, वो पीछे की तरफ को जाएगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट क्या होगा कि अगर गाड़ी चल रही है, व्यक्ति ऐसे देख रहा है, तो गाड़ी जैसे ही आपका रुकेगी वो बॉडी नीचे वाली तो रुक जाएगी, लेकिन जो अपर बॉडी है वो कहाँ को आ जाएगी, अपर बॉडी आपकी आगे को आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको याद करना है। फिर डायरेक्शन वाला जो है वो हमेशा डायरेक्शन आपका कहाँ पे लगता है, टेंजेंशियल लगता है। अगर वो रस्सी छूट जाए, रस्सी टूट जाए, तो वो स्टोन हमेशा किधर की तरफ को जाएगा, स्टोन हमेशा टेंजेंशियली यानी स्पर्श रेखीय जो है वो उस डायरेक्शन में आपका कहाँ को बढ़ जाएगा, उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ जाएगा। तो आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स के साथ इन सभी को क्या है, जितने भी न्यूटन के नियम जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको यहाँ पे समझने होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जो है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, अभी हमने जो पहले फोर्स को आपको परिभाषित किया, फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ए नेट फोर्स is directly proportional to the magnitude of the net force in same direction. ठीक है, and inversely proportional to the mass. ओके, तो यहां से जो आपका आएगा वो आता है F is equal to ma, ये जो वैल्यू है। ठीक है,
किसी बल द्वारा उत्पन्न पिंड का त्वरण कुल बल के परिमाण के समानुपाती, बल की समान दिशा में और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी A इज इक्वल टू F अपॉन M। ठीक है, एक ही चीज है, A इज इक्वल टू F अपॉन M। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड लॉ है। यहां पर इसको आप F टोटल भी लिख सकते हैं, F नेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड लॉ है। किसी बल द्वारा उत्पन्न पिंड का त्वरण कुल बल के परिमाण के समानुपाती, बल की समान दिशा में और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके जो कुछ एक, जैसे अभी आगे हम देखेंगे संवेग के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उससे पहले हमको जो आपका सेकंड लॉ में है, उस सेकंड लॉ में हमको क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इससे भी बन के आ जाते हैं कि हमको सबसे पहले तो पता होना है, ठीक है, कि जो आपका फोर्स है वो कहाँ कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, जो आपका फोर्स है वो नेट फोर्स आपका कहाँ पे लग रहा है और उस पर क्या आपका काम आना है। जैसे उस पर आपका संवेग लगाएंगे या जो टोटल नेट फोर्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे बल हैं, तो जो नेट फोर्स है अगर वो इक्वल फोर्सेज हैं, तो जो नेट फोर्स है, अगर बॉडी स्टैटिक है, रुकी हुई है, तो नेट फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जैसे एक बॉडी ये है, इस पे इधर को भी खींचा जा रहा है, इधर को भी खींचा जा रहा है, इधर को भी खींचा जा रहा है, सेम आपका 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन। तो जो नेट आपकी वैल्यू है वो नेट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, नेट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब यहीं से एक चीज और आती है, जो आता है संवेग। फिर संवेग से ही हम क्या करेंगे, फोर्स की आपका जो डेफिनेशन है, फोर्स की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। संवेग यानी मोमेंटम। The linear momentum of a body is defined as the product of mass of body and its velocity। किसी पिंड के रैखिक संवेग को पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। F इज इक्वल, सॉरी, P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू M इंटू V। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मोमेंटम क्या है, किसी पिंड के रैखिक संवेग को पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। P इज इक्वल टू M इंटू V। ठीक है, यहां पर से अगर हम देखना चाहें तो हम जो फोर्स है, फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को हम बल बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। नीचे से 4 ऑप्शन दे देंगे, फोर्स, वेलोसिटी, त्वरण या कोई भी नहीं। तो वहां पर आपको लिखना होगा कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपकी फोर्स के बराबर होती है। यानी F इज इक्वल टू dP, F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। ठीक है, P क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है mv, ये हमने पढ़ लिया। तो यहां पर इस इक्वेशन में P के बदले आप mv रख दीजिएगा, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt, तो वहां से dv अपॉन dt कितना होता है, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो आपका इसके इक्वल होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये आपको याद रखना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे। इसी के बाद हम बाद में जब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो थर्ड लॉ के बारे में आपका जान लेते हैं। थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बन के आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ओके, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ आपके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो अगर व्यक्ति आगे को, पहले ये आगे को बढ़ेगा तो वो नाव कहाँ को जाएगी, वो नाव आपका पीछे को जाएगी। कहाँ के हो जाएगी, नाव आपका पीछे को जाएगी। ठीक है, आपका अगर रॉकेट है वो नीचे को अगर फोर्स लगा रहा है तो उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ को लगेगा, उसका रिएक्शन फोर्स आपका ऊपर को लगेगा। अगर बुलेट आपकी आगे को जा रही है तो जो
आपका गन है, जो बंदूक है, वो कहाँ को आएगी, धक्का पीछे को लगाएगी। हालांकि यहीं से संवेग संरक्षण का भी आपका आ जाता है थर्ड लॉ में, ठीक है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम जो चलते हैं, हम कहाँ की तरफ को धक्का मारते हैं, हम नीचे की तरफ को धक्का मारते हैं अपने पंजों से, और हमारी बॉडी कहाँ को बढ़ती है, हमारी बॉडी आपकी आगे को बढ़ती है। कोई जो नाविक है वो पानी को कहाँ को धक्का मारता है, वो पानी को पीछे की तरफ को धक्का मारता है, तब जाके जो उसका नाव है, जो बोट है, वो आगे को तरफ की बढ़ती है। जो आपका एक स्विमर है, ठीक है, जो स्विमर है वो अपने हाथों से पानी कहाँ को फेंकता है, पानी पीछे की तरफ को फेंकता है, तब वो क्या करता है, तब वो आपका आगे को बढ़ता है। ये आपका कौन सा नियम है, ये आपका थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पे चीज़ें देखनी है। सबसे पहला जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये हमेशा कहाँ पे लगेंगे, ये हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ये कहाँ पे लगेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पे ये कभी नहीं कह सकते कि कौन सा एक्शन फोर्स है, कौन सा आपका रिएक्शन फोर्स है। ये देखने के ऊपर, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, भाई कौन किस पे लगा रहा है, ये नाव इस पे लगा रही है कि पाँव इस पे लगा रहा है, दोनों चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है, हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सा बल आपका रिएक्शन में आएगा, कौन सा बल आपका एक्शन में आएगा, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड नियम है। ये एग्जाम्पल्स को वन बाय वन आप याद करते रहेंगे। अब हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, जो कि होता है इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो आवेग है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यानी एट इंस्टेंट उस पर कितना आपका जो है आवेग बल लगाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक कोई फोर्स है, वो कितने टाइम तक आपका लगा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे एक पूछा था, अब इम्पल्स तो आपका रहना है, ठीक है। अब एक क्रिकेटर है, वो बॉल पीछे को खींच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसका टाइम को कम कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ जो फोर्स है, उस फोर्स इम्पैक्ट को वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कम करना चाह रहा है, तभी वो हाथ अपना कहाँ को खींचता है, तभी वो जो अपना हाथ है, वो हाथ अपना पीछे की तरफ को क्या करता है, पीछे की तरफ खींचता रहता है। ये आपका इसमें आया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए, इसको प्रूव करना है। ए को हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, ठीक है। तो F इंटू ये अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन, गलत, ये आ जाएगा एफ नेट, तो ये उधर चला जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू एफ नेट इंटू डेल टी, ठीक है। तो ये आपका बन के आ गया एफ नेट इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, यानी जो आवेग है वो संवेग परिवर्तन के बराबर है, ठीक है। एफ नेट डॉट टी, ये आपका क्या है, ये आपका इम्पल्स होता है। फोर्स इनटू जो टाइम है वो आपका ये होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं अब जो है संवेग संरक्षण का नियम। यहां से भी इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर एनी कोलिजन अकरिंग इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब जो आपका कुल संवेग है, वो कुल संवेग आपका क्या रहता है, वो कुल संवेग आपका संरक्षित रहता है। अब यहीं से अगर एक क्वेश्चन आपका और बन के आए कि जो P है, यानी संवेग, और एंड जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप लोग बता सकते हैं इनके बीच में आपका क्या रिलेशन होगा, आता है कभी कभार, ठीक है। इसको आप सोचिए, तब तक मैं आपको ये करा देता हूँ, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है वो आपका फोर्स क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमको कहाँ पे बताया, ये हमको थर्ड लॉ में बताया गया, इसमें बताया गया हमको थर्ड लॉ में क्या बताया गया कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब फोर्स सेम होंगे, बस एक माइनस साइन लग जाएगा। तो वहां से आप ये लेके आएंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, माइनस आपका इधर आ गया, तो ये इतना बन के आ गया। तो ये P टोटल डेल्टा P, यानी जो चेंज है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0,
तो जो पी टोटल है वो आपका क्या हो जाएगा, पी टोटल आपका स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो मैंने आपसे पूछा था पी और जो काइनेटिक एनर्जी है यानी जो संवेग है और उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो पहले सबसे पहले आप संवेग लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर आप क्या करिएगा m को ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा, इधर पी स्क्वायर चल ही रहा है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी वेयर k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, ये आपका जो है ये इनके बीच में आपका रिलेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी कुछ एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आपका हमने वो पहले ही पढ़ लिया है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स आपके क्या हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके कौन से हैं, जैसे आपका एक गन वाला है, गन एंड बुलेट। बुलेट आपकी आगे को जाएगी तो जो गन है वो उतने ही उससे कहाँ को आएगा, वो उतने ही उससे आपका पीछे को आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे तो जितना वो इधर लगाएगा उतना ही वो उधर को अंदर आने की जो है वो कोशिश करेगा। जो रॉकेट वाला आपका है, ठीक है, रॉकेट आपका इस तरीके से जा रहा है, नीचे को ऊपर को आपका एक्शन जो फोर्स है वो आपका बन के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो कुछ एक आपके एग्जांपल्स हैं, रॉकेट का जो प्रपल्सन है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको याद करना है। तो स्टूडेंट देखिए आज का जो ये चैप्टर है, टॉपिक है, अब ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ जो आपके जैसे जो आपके पुली वाले क्वेश्चन हैं या जो फ्री बॉडी डायग्राम वाले हैं, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप जो फोर्स का है अगर हम बात करें तो आपको जो फोर्स के कंपोनेंट निकालने आने चाहिए। ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट ये अगर आपको बेसिक अगर इसका पता है तो आप उन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम एक बार सिलेबस देख लें, अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर हम इस जो टॉपिक को है इस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपने जो न्यूटन्स लॉ हैं ये आपके तीन के तीन लॉ पढ़ लिए, इसके बारे में डिटेल में आपने समझ लिया। ठीक है, अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो आपका घर्षण से रिलेटेड होगा, फ्रिक्शन से रिलेटेड होगा, और आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, उसके फिर हम आप क्या करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।